क्या लगता है ये जो अमेरिका, चाइना और इंडिया का जो ट्रायंगल है और जो इंडिया में हो रहा जीएसटी रिफॉर्म है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? इससे जीएसटी से काफी आगे प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो दूसरे देश, खासकर अमेरिका की हम बात करेंगे, वो उससे बेनिफिट लेना चाहेंगे कि उसको क्या फायदा है। अभी जो है अमेरिका काफी बैक एंड पे है कि भारत की अर्थव्यवस्था कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, और इस जीएसटी रिफॉर्म से भारत की जो आंतरिक अर्थव्यवस्था जो है, आप देखिएगा, सबसे बड़ा होगा। नॉर्मली जो एनआरआईज हैं उनके अंदर क्या स्टेटमेंट है जब वो ये जीएसटी रिफॉर्म जैसी जो स्टेप जब लिए जाते हैं, तो वो क्या अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं? जयशंकर जी ने जिस ढंग से रिस्पॉन्स दिया ट्रम्प का, उससे इंडिया का बहुत शान बढ़ा है कि वेरी प्रोफेशनल वे, वेरी नाइस वे, और जिससे भारत का बहुत फायदा हुआ है। इसलिए भारतीय बहुत खुश है जो भी हो रहा है, और जीएसटी का जो चेंज किया है, इससे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका बार बार जिस लहजे का, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वो काफ़ी अनप्रोफेशनल है। वहाँ से एक बयान आया है कि भारत जो है माफ़ी मांगेगा, एक डिमांड आएगी कि आप जो है टैरिफ कम कर दीजिए और अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। अमेरिका की जो पब्लिक है वो इसके बहुत एंटी हो गई है इस बात के ऊपर कि इंडिया के साथ जो रिलेशन इसने स्पॉइल करने की कोशिश किया, कर रहा है, कर दिया है, तो उससे उनको खतरा बढ़ गया है। हर तरह का खतरा बढ़ गया है अमेरिका को। अमेरिकन लोग ये फील करते हैं कि अगली इलेक्शन में तो ट्रम्प कभी आएगा ही नहीं, अब हमारा टाइम शुरू हो गया है, एक दिन भारत सोने की चिड़िया बनेगा। अब जब डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके का स्टांस रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की एक फोर्सफुल रवैया रहा है सैंक्शंस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, उस दौरान लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट है वो किस तरीके से बदल रहा है? भारत को किस चीज की सजा अमेरिका ने दिया टैरिफ के रूप में? अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया। उसकी सजा इसलिए दी कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदता है, तो उसकी सजा इसलिए दिया कि रशिया से आप ऑयल मत खरीदिए, हमसे ऑयल खरीदिए, या हम आपको जो डिक्टेट करते हैं वो टर्म्स कीजिए। भारत का स्टैंड क्लियर रहा है डे वन से कि रशिया इज माय फ्रेंड। में आप अमेरिका को देखिए, ट्रम्प जिनपिंग से भी मिला, यूक्रेन में भी गया, रशिया में भी गया, इधर स्कॉटलैंड में भी आया, तो उसका जो स्टैंड जो है वो मोमेंटरली चेंज हो रहा है। यह चीज ऐसा दिखा रहा है जैसे लग रहा है कि ट्रम्प को एक इंटरनेशनल रिलेशन जो अमेरिका की हमेशा एक टॉप पॉलिसी रही है, उसको समझ में नहीं आ रही कि कब क्या करना है। लगातार रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया को एज ए विलन बार बार पोर्ट्रे किया गया, एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की गई आम जनता के बीच में भी। तो इस तरीके का जो एक डुअल बिहेवियर है, दोहरा चरित्र जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरीके का जो देखने को मिल रहा है, इससे जो इंडिया के लिए जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है बीते 2-3 साल के अंदर, उससे कितना प्रभाव पड़ा है वहाँ की जो आम जनता है उनके बीच में? शुरू में जैसे ये हुआ, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो जब शुरू में आता है तो कोई बीमारी की तरह, तो वो डेंजर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। हम खुद भी सोचने लगे थे क्या हो गया एकदम, पर उसका जो भी रिएक्शन अब आ रहा है, जो हम देख रहे हैं कैसे हमने हैंडल किया, हमारे इंडिया ने, हमारे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से मोदी जी ने और हमारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने हैंडल किया। अब ये हो रहा है कि वो कहते हैं कुब्बे के किसी ने लात मार दी, कुब्ब उसका सीधा हो गया। कभी भारत ने सोचा ही नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट ऐसे अनप्रोफेशनल वे हैंडल करेगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ज़्यादातर ये पेट्रोल बेचने से जो पैसा आ रहा है, इससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो ब्राह्मण्स को हो रहा है। ये पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के जो रिमार्क आ रहा है व्हाइट हाउस की तरफ, इसे लेकर के आप क्या कहें? हमारे कई भाषा अलग अलग है, हमारा कल्चर अलग अलग है, पर जब यहाँ बात आती है तिरंगे की, भारत की, तो हम सब एक हैं। ये ट्रम्प की ऐसी अनप्रोफेशनल बातें करने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि जब आप किसी कंट्री को आर्थिक रूप से प्रभाव नहीं कर पाते हैं तो उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुसिए। ये पूरी वर्ल्ड वाइड है, सब कोई जानते हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स काफी कॉम्प्लेक्स और वह कास्टिज्म बेस्ड है, जो हर कंट्री की है, लेकिन इंडिया की भी। अब अपकमिंग चुनाव आ रहे हैं, बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में, और सारे चुनाव आ रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है भारत की एक स्थिर सरकार को बनाने। अमेरिका को एग्जैक्टली पता है। अब इस टाइम पे एक कास्टिज्म को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि जो अपोनेंट पार्टी है उसको एक ऑक्सीजन देना, कि जो दूसरी जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्ष पार्टियां हैं, उनको एक ऑक्सीजन देना और भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफियर करना, जो अनएक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। 22 सितंबर से पूरे देश में बहुत सारे सामान सस्ते हो जाएंगे, और जैसा कि नया जीएसटी रिफॉर्म आया हुआ है उसको लेकर के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कई प्लानिंग भी बना लिया होगा कि ये खरीदना है और ये नहीं खरीदना है। दीपावली है, धनतेरस है, ऐसे त्यौहार आ रहे हैं, और ऐसे त्योहारों में जाहिर सी बात है बहुत सारी खरीदारी करते हैं लोग, तो उनको लेकर के काफ़ी ढेर सारे जो प्लानिंग है ये लोगों के बीच में है। कमेंट्स लोग कर रहे हैं लगातार कि ये फला सामान सस्ता हो गया है, ये और सस्ता हो जाना चाहिए था। कई लोग बाइक, कई लोग कार, कई लोग बर्तन, बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, और लगभग जितनी चीज़ें हैं सब में जीएसटी के दरों की कटौती हुई है। लेकिन ये पूरा जो कायदा है इसको देखा जा रहा है किस चीज़ से जोड़ करके। पहला,
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या प्रेशर आया, क्या उस वजह से जीएसटी रिफॉर्म करना पड़ा, क्या इंडिया का चाइना के साथ जो बढ़ता हुआ रिलेशन है, जो बढ़ती हुई करीबी है, उसे देखते हुए इस जीएसटी रिफॉर्म को लाया गया, क्या ऑपोजिशन का प्रेशर रहा, क्या बिहार चुनाव एक जो है कि मसला निकल करके सामने आया, या फिर कुछ ऐसा है जिस कारण से इंडिया एक ऐसा मार्केट बन चुका है जहाँ पे जितने भी देश हैं वो आकर के निवेश करना चाहते हैं, निवेश के साथ साथ में वो एक चीज़ और भारत के साथ करना चाहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी भारत के साथ व्यापारिक समझौता करना चाहते हैं और इस व्यापारिक समझौते में दोनों देश को फायदा हो और भारत में ढेर सारा प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, जिस देश की आबादी ज़्यादा हो, जहाँ की परचेजिंग पावर कैपेसिटी ये ज़्यादा हो, वहाँ पे कोई भी देश आकर के अपना सामान बेचना चाहेगा। ऐसे में जब जीएसटी रिफॉर्म होता है तो सामानों के जो दर हैं वो कम होते हैं, यानी कि जो मध्य इनकम वाली या मिड इनकम फैमिली जिनको हम बोलते हैं, मध्यवर्गीय लोग जिन्हें बोला जाता है, उनके लिए जो ये जीएसटी रिफॉर्म है ये काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। ऐसा तमाम इकोनॉमिक एडवाइज़र्स और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट हमें देखने को मिल चुकी है। एक वर्ग ऐसा है जिसके बारे में जिसके बारे में खुल करके अभी जो एंगल है वो सामने निकल करके नहीं आया है, तो जियोपॉलिटिकल एंगल से भारत के इस जीएसटी रिफॉर्म को, पीएम के चाइना विजिट को, साथ में अमेरिका के साथ में जो बढ़ते हुए ट्रेड वॉर वाले जो रिश्ते हैं एक तरह से जो बनते चले जा रहे हैं, इस पे चर्चा करने के लिए सबसे बेहतरीन जो गेस्ट हो सकते हैं वो यही हो सकते हैं जो स्वदेश में प्रदेश में रह रहे हैं और प्रदेश में रह करके इस चीज़ पे नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही साथ वो इस जीएसटी रिफॉर्म को किस तरीके से देखते हैं, इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, देश में किस तरीके से ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये एक तरह से इम्प्लीमेंट होंगे और इम्प्लीमेंट होने के साथ साथ में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी खुलती है विदेशी निवेशकों की। और जो अमेरिका का द बिग ब्यूटीफुल बिल है, जहाँ पे रेमिटेंस वापस भेजने वाले जो लोग हैं अपने देश में, खासकर से जब भारत जैसा देश हो जहाँ पे रेमिटेंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती है, तो जब भारत में चीज़ों के दर, सामान के दर अगर गिरेंगे, सस्ते होंगे, उस दौरान जब रेमिटेंस भेजने वाले लोग हैं तो उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये सारे सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस पूरे वीडियो सेगमेंट में। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं लंदन से, और एक ध्रुव जी हैं जिन्हें आप पहले भी जिनसे आप मिल चुके हैं, तो प्रोफेसर ध्रुव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं दर्शन जी जो कि फॉर्मर मेयर रह चुके हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि काफ़ी सालों से विदेश में रह रहे हैं, वहाँ पे अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, वहाँ पे गुरु की भूमिका में हैं, शिक्षा दे रहे हैं। ये किस तरीके से इस पूरे बदलाव को देखते हैं, एक एक करके दोनों से समझेंगे। सबसे पहले तो ध्रुव जी आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लगता है ये जो अमेरिका, चाइना और इंडिया का जो ट्रायंगल है और जो इंडिया में हो रहा जीएसटी रिफॉर्म है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? प्रत्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को मेरा पुनः प्रणाम। और गणेश चतुर्थी की, आज गणेश दिवस की जो विसर्जन है उसके लिए हार्दिक शुभकामना, और भगवान गणेश जो है हम सबके जीवन में फिर से आए और वृद्धि दें। ये बड़ा अच्छा समय है क्योंकि अब त्योहार का समय जो है वो शुरू हो रहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फेस्टिव सीजन है इसमें जीएसटी का रिफॉर्म होना और बाहरी दुनिया उसको कैसे देखे, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, और जो टैरिफ वार हुआ है उसका ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल कैसे एक दूसरे को और आम आदमी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, यह बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। और इसका मुझे यदि सिंपल एग्जांपल देना पड़े तो यह है कि हर देश सक्सेसफुल तभी होता है जब उसकी डोमेस्टिक घरेलू आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। हम विदेशों में जाए कितनी बात कर लें, जब हमारा घर ही खुद समृद्ध ना हो तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जीएसटी रिफॉर्म आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं और हर दर्शक इसको जानता है कि 8 सालों से जीएसटी जो मोदी सरकार ने 8 सालों का जो यह रेगुलर फीडबैक रहा है, उसको उस फीडबैक को लेकर एक काफ़ी सकारात्मक उसको आप कहें कि डिसीजन लिए, जो आम आदमी के जीवन में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसका सिंपल से यह है कि
बहुत सारे क्षेत्र जो है उस पे हम डिस्कस करेंगे बाद में कि बहुत सारे क्षेत्रों का क्या होगा। लेकिन यह मूल जीएसटी संरचना जो आई है उसमें दो स्लैब है कि 5% और 18% की 2 स्लैब रह गई है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे वह स्लैब बिल्कुल कम हो गया है। उससे हमारा जो आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी और ग्रोथ होगा। अभी 2-3 हफ्ते पहले जो है भारत का ग्रोथ जो है क्वार्टरली 7.8% ग्रोथ हुआ आर्थिक। अब जब जीएसटी कम हो गई इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में जो एफएमसीजी कंपनी है, जहाँ आप जिसको बोलते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे दवाइयाँ हो गई, हमारी अपनी तेल साबुन, रोजमर्रा की सारी बिस्किट्स हो गए, तेल हो गए, इस तरह की जितनी भी रोजमर्रा की चीज़ें हैं, वो सब की जो प्राइस जो है कम हो गई। इसका मतलब ये है कि लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है, जो क्रय और विक्रय की हम क्षमता बोलते हैं, वो बढ़ जाएगी। मतलब मार्केट का जो आंतरिक इकोनॉमिकल माहौल जो है, वो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा। इसका सिंपल सा ये है कि बाहर के लोग एक देखेंगे कि भारत का मार्केट कंज्यूमर कैपेसिटी ज़्यादा हो रही है, मतलब हम इन्वेस्ट करेंगे। जितने भी उसको एक टर्म बोलते हैं एफआईआई, उसका मतलब यही होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो है उसको देखेंगे कि जब भारत का मार्केट काफी ग्रो कर रहा है तो उसमें हम इन्वेस्ट करें। यूरोप में तो बहुत बड़ा मार्केट तो है नहीं, ब्रिटेन में बहुत बड़ा मार्केट कंज्यूमर नहीं है जितना कि इंडिया है। और इंडिया की जो आर्थिक व्यवस्था जो है इससे जीएसटी से काफी आगे प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो दूसरे देश जो है खासकर अमेरिका की हम बात करेंगे तो उसको वो उससे बेनिफिट लेना चाहेगा कि उसको क्या फ़ायदा है। अभी जो है अमेरिका काफ़ी बैक एंड पे है कि भारत की अर्थव्यवस्था कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है और इस जीएसटी रिफ़ॉर्म से भारत की जो आंतरिक अर्थव्यवस्था जो है, आप देखिएगा सबसे बड़ा होगा। और एक एग्ज़ाम्पल मैं बताऊँ, ड्रोन टेक्नोलॉज़ी पर टैक्स घट के 5% हो गया है। ड्रोन टेक्नोलॉज़ी एक ऐसी है, जहाँ पर भारत की आर्थिक स्टार्टअप जो है 200 से ज़्यादा है। उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी तो कि ऐसी भी है जहाँ पे विदेशी इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब वे इंडियन मार्केट में आएँगे तो इंडियन का जो आत्मनिर्भर भारत की हम जो बात करते हैं और मेक इन इंडिया की बात करें उसको भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मोटा-माटी एक अगर इसको समअप किया जाए आपके इस पूरे वक्तव्य को, तो ये निकल कर के आता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये काफ़ी ल्यूक्रेटिव है। वो आकर के निवेश करना चाहेंगे। दूसरा ये कि जब आम आदमी को सामान सस्ता मिलेगा तो आम आदमी उसे परचेज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, यानी कि भारत की जो परचेजिंग कैपेसिटी है इसको देखते हुए जो बाकी के देश हैं वो अपना प्रोडक्ट भारतीय मार्केट में उतारना चाहेंगे। अगर इसी को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जाए इस सवाल को, तो दर्शन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। दर्शन जी एक बार आप ये बताइए कि नॉर्मली जो एनआरआईज़ हैं उनके अंदर क्या स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है जब वो ये जीएसटी रिफॉर्म जैसी जो स्टेप जब लिए जाते हैं तो वो क्या अपॉर्चुनिटी क्या देखते हैं, अपॉर्चुनिटी क्रिटिसिज्म क्या होता, क्या है, क्या चर्चाएं क्या होती हैं? आप तो फॉर्मर मेयर भी रह चुके हैं, लोगों से आपका जुड़ाव है, कनेक्टिविटी, बताएं। नमस्कार जी। तो ध्रुव जी ने काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैं तो शुरू करूंगा यहाँ से कि एनआरआई के ऊपर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जयशंकर जी और मोदी जी ने जो ट्रंप को बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही सोबर तरीके से अपनी संस्कृति के हिसाब से जवाब दिया है। आज सभी भारतीय हम बाहर बैठे इतने खुश हैं। जीएसटी का जो चेंज किया इससे तो बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि एनआरआई यहाँ शॉपिंग के लिए अब आना शुरू कर रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमें पहले लोग दुबई भागते थे, अमेरिका जाते थे, तो अब वो कहते हैं इंडिया जाके शॉपिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत चीज़ें जीएसटी हटने से, कम करने से सस्ती हो गई हैं और बहुत ही अच्छा रिफॉर्म किया है, जिससे बहुत ज़्यादा फॉरेन बिजनेस जहाँ इंडिया में आएगा। और जितने भी कंट्री इंडिया के साथ व्यापार करने के पहले करते थे उससे भी ज़्यादा लोग अभी कंट्री ज़्यादा व्यापार करेंगे, हमारी इकोनॉमी बेटर होगी और ये बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि बाहर जो फीलिंग है, मैं यूरोप में जाता रहता हूँ कि मैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर रहा हूँ, यूके में और अमेरिका कनाडा भी चक्कर लगता है। सभी लोग बहुत खुशी मना रहे हैं हमारे भारतीय कि हमारा इंडिया बहुत राइट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हमारे वो रास्ते बिल्कुल पीसफुल और राइट रास्ते हैं। ट्रंप ने तो हमारे लिए बहुत अच्छा कर दिया है, क्योंकि
चेंज जो रास्ता करवाया हमारे से, क्योंकि भारत का तो कोई दुश्मन नहीं है, चाहे वो चाइना, पाकिस्तान, कोई कंट्री भी है, हम तो सबसे बिजनेस करना चाहते हैं, सबको वेलकम करते हैं, और जो हमारे से करता भी है उसको भी कुछ नहीं कहते। देखो मोदी जी ने और जयशंकर जी ने जिस ढंग से रिस्पॉन्स दिया ट्रंप का, उससे इंडिया का बहुत शान बढ़ा है कि वेरी प्रोफेशनल वे, वेरी नाइस वे, और जिससे भारत का बहुत फायदा हुआ है। इसलिए भारतीय बहुत खुश है जो भी हो रहा है, और जीएसटी का जो चेंज किया है इससे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शन जी, अभी आपने क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बताया कि बड़ा ही अच्छा जवाब मिला है अमेरिका को डिप्लोमेटिक तरीके से, लेकिन अमेरिका बार बार जिस लहजे का, जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है वो काफ़ी अनप्रोफेशनल है। अभी हाल ही में वहाँ से एक बयान आया है कि भारत जो है माफ़ी मांगेगा, भारत को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और भारत वापस से टेबल पे आकर के बैठेगा अमेरिका के साथ में, और बैठने के बाद वो एक डिमांड आएगी कि आप जो है टैरिफ कम कर दीजिए, और अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। मतलब इतना ज़्यादा अपने आप को किंग मेकर समझना, इस तरीके का एटीट्यूड होना, जो जनता है उनके बीच में किस तरीके का सेंटिमेंट डेवलप होता है, और ये किस भ्रम में अमेरिका जी रहा है? देखो अमेरिका के अंदर हमारा चैनल है जिससे हम एनआरआई टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म भी करते हैं, और जिससे हमें एनआरआई का वर्ल्ड वाइड हमारी बात होती है। मेरी जो वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के, सब हमारे साथ जुड़े होते हैं। हमारी रेगुलर वीक में 2-3 दफ़ा बात होती है। तो उससे ये है कि ट्रंप ने जो अनप्रोफेशनल वे पहले यूक्रेन में किया, पहले और अपना बिहेव किया, इंडिया का दोस्त बना, और सडनली इंडिया के साथ बिहेव कर दिया। और बहुत लोग तो अमेरिका में ये कहते हैं, उसका बहुत अपोजिशन बढ़ गया है ट्रंप का, कि ये मेंटली ठीक नहीं है। मे बी ही इज ए वेरी गुड बिजनेसमैन, जिस ढंग से उसने इंडिया को ट्रीट किया है, ही नीड टू चेक हिज ब्रेन, और जैसे वो बिहेव करता है, दैट्स नॉट द वे टू रन ए कंट्री। बट एवर अमेरिका इज ए पावरफुल कंट्री, नो डाउट अबाउट दैट, पर इसका वे ये नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा प्रोफेशनल वे से टैकल करना चाहिए था। और इंडिया ने जो रिस्पॉन्स दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और जयशंकर जी ने, फॉरेन पॉलिसी इतनी बढ़िया है, लोग प्राउड फील करते हैं कि वी आर द पीपल इंडियन। आने वाले समय के अंदर दिखाई दे रहा है कि पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्ट कर रहा है, चाहे जापान है, रशिया तो हमारा फ्रेंड है ही है, पहले से ही है, और भी यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, सभी लोग बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं, जिससे सारी इंडियन कम्युनिटी बहुत खुश है। मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, जनरल पब्लिक जो इंडियन बाहर बिजनेसमैन बैठे हैं वो भी बहुत खुश हैं कि भारत ने बहुत ही ढंग से इस सिचुएशन को टैकल किया है। आज जीएसटी का जो किया है, इससे तो बहुत ही फायदा होने वाला है भारत का। जी जी जी, तो ये आप, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है, तो जो अंदर खाने जो लोग हैं, जब आप पर्सनली बात करते हैं, तो थोड़ा अनफिल्टर्ड बात करना चाहते हैं इस बारे में। जब आप उनसे बात करते हैं तो जो खुद डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं, जो इंडिया से रिलेशन बनाने में बहुत जोर देते हैं, काफ़ी इंडिया को क्वाड का एक जो है कि प्रमुख मेंबर मानते हैं, क्वाड की मीटिंग पे भी अब एक सवाल उठने लगा है कि वो होगी भी या नहीं होगी, और उसके बाद उस मीटिंग में अगर वो होगी तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ना होते हुए जयशंकर अभी फ़िलहाल जाने वाले हैं। तो अगर इंडिया अपनी तरफ से खुद रिटेलिएट कर रहा है, इस तरीके के रवैये को नहीं बर्दाश्त कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनका सेंटिमेंट क्या है, खासकर से जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका सेंटिमेंट क्या है, अपार्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, उनका सेंटिमेंट क्या है? वो चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हों, या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं? नहीं नहीं, अमेरिकन जो लोग हैं उनका तो इवन विद इन पार्टी, अमेरिका इज वेरी बिग कंट्री, और कुछ स्टेटों ने तो बिल्कुल इसके ऊपर ही अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि उसको ये बहुत चेंजेस करनी पड़ी है ट्रंप को। और इंडिया की जो, अमेरिका की जो पब्लिक है वो इसके बहुत एंटी हो गई है इस बात के ऊपर कि इंडिया के साथ जो रिलेशन इसने स्पॉइल करने की कोशिश की है, कर रहा है, कर दिया है, तो उससे उनको खतरा बढ़ गया है, हर तरह का खतरा बढ़ गया है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका डोंट वांट ट्रबल विद एनीवन। बट ये प्रेसिडेंट जो ट्रंप है, इसका जो वे है, पहले प्रेसिडेंट भी आए हैं, ओबामा था, उसके पहले और प्रेसिडेंट रहे हैं, कभी किसी का ऐसा बिहेव नहीं हुआ इंडिया के साथ। वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे, दे वांट टू कीप ए बेस इन एशिया, पर वो कभी इंडिया के साथ ऐसे मिसबिहेव नहीं करते थे जिस ढंग से इसने एकदम किया। पहले 20%, फिर 40%, 25%, फिर 50%, और दैट इज वेरी अनप्रोफेशनल और वेरी डेंजरस फॉर देम।
अमेरिकन लोग ये फील करते हैं कि अगली इलेक्शन में तो ट्रंप कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि बिफोर इलेक्शन हो सकता है कि इसको मजबूर कर दें इसके लोग कि इसको छोड़ना पड़े, क्योंकि इंडिया के साथ इसने करके पूरे वर्ल्ड का इसने बिजनेस का जो सिस्टम है उसको उथल पुथल कर दिया है। हमारे भारत के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि मैं फिर वही बात पे आता हूँ, भारतीय लोग ये फील करते हैं सारे एनआरआई बाहर कि अभी हमारे भारत का टाइम शुरुआत हो गया है, इस ट्रंप ने कर दिया है। क्योंकि देखो जापान, फ्रांस, रशिया, इवन के पाकिस्तान भी अब तो मुंडी नीचे करके खड़ा हो गया है। दे डोंट वांट टू ट्रबल विद अस, चाहे ट्रंप जो मर्जी कोशिश कर दे, उसको पता है कि चाइना हमारा, चलो हम एकदम ट्रस्ट तो नहीं चाइना पे ऊपर कर सकते, पर फिर भी जिस तरफ को हमारे साथ चला है, अभी मोदी जी जाके आए हैं, वहां भी बड़ा अच्छा इनको वेलकम किया उन्होंने। दे वांट ए फ्रेंडशिप विद अस। हम तो हमेशा इंडिया तो हमेशा ही चाहता है, हमारी तो सभ्यता ही ऐसी है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा धर्म कर्म ऐसा है, हम तो पीसफुल डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वर्ल्ड में बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है हमारे इंडिया में, हम तो सभी को वेलकम करते हैं। पर ये बहुत भारत के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे ही एनआरआई फील कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वाइड हमारे एनआरआई ये फील कर रहे हैं कि अब हमारा टाइम शुरू हो गया है, एक दिन भारत सोने की चिड़िया बनेगा और सभी लोग भारत को भागेंगे। अभी भारत का टाइम शुरू हो गया, जैसे लोग बाहर भागते थे, हमारे बच्चे बाहर जाके सफर करते थे, जैसे ट्रंप ने जहाजों के जहाज भर के भेजे वापस। हम बड़े पीसफुल लोग हैं, बाहर भी बहुत पीसफुल है, हमको ट्रबल नहीं करते, हमारे बच्चे भी नहीं करते थे जो वर्किंग करने आए थे, जिनका टेम्परेरी वीजा था, जिनका 4 ईयर 3 ईयर था। पर अब इन्होंने जो भी शुरुआत हुआ है हमारे भारत के लिए अच्छा हुआ है, ना यही फील करते हैं। अभी इंडिया ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा ध्रुव बिजनेस जी, इंडिया के साथ होगा, जी हमारी जी जी इकोनॉमी बेटर बिल्कुल। अब होगी। मैं ध्रुव जी, एक बिहार में चुनाव है और वहाँ पे एक नारा बड़ा अच्छा गूंज रहा है कि यहाँ से पलायन का जो मुद्दा है, पलायन का जो मुद्दा है, पलायन का जो नारा है, वो बड़ा कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे ही देश से जो पलायन का मुद्दा है, ये भी एक जो है कि मुद्दा बन करके सामने आया था। और जैसा अभी दर्शन जी ने बोला कि अब लोग ऐसे जीएसटी रिफॉर्म के कारण और भारत के जो डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं इसके कारण अब लोग वापस आना चाहते हैं, लोग जो है यहाँ पे निवेश के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं। आप जो इंडिया और चाइना का भी हाल ही में समिट हुआ, इससे जो यूके है, आप क्योंकि खुद वहाँ पे हैं यूके में, और जो एक वेस्ट का जो एक माइंडसेट है हमेशा से कि इंडिया को वो रशिया का एलाई देखते आ रहे थे और धीरे धीरे इंडिया की करीबी जब वेस्ट के साथ बढ़ रही थी एक शक की नज़र से देखते थे। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके का स्टांस रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की इस तरीके की एक फोर्सफुल रवैया रहा है सैंक्शंस को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, उस दौरान लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट है वो किस तरीके से बदल रहा है। और ये जो पिक्चर्स आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, शी जिनपिंग हो या व्लादिमीर पुतिन हो, उनके साथ में ये जो पिक्चर साथ में आई हैं, ये इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं वेस्ट में? प्रत्येक जी, इसमें 3-4 पहलू जो है ना, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है भारत के परपेक्ष में। उसको एक-एक करके हम समझते हैं। पहला तो यह है कि हम पहले यह समझिए कि भारत का आखिर स्टैंड क्या है? भारत को किस चीज़ की सज़ा अमेरिका ने दिया, टैरिफ के रूप में। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया। उसकी सज़ा इसलिए दी कि भारत ने रशिया से ऑयल खरीदता है। सारी टैरिफ जो है वो हमेशा चलती रही। निवेशकों पे प्रभाव तो पड़ा है कि जो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, सेंसेक्स आप देखेंगे, निफ्टी देखेंगे, तो वह उसका डाउन होगा। एक जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे हमारे बेसिकली बहुत सारे सेक्टर जो है वो कम हुए हैं। तो उसकी सजा इसलिए दी है कि रशिया से आप ऑयल मत खरीदिए, हमसे ऑयल खरीदिए, या हम आपको जो डिक्टेट करते हैं वो टर्म्स कीजिए। अब भारत का स्टैंड देखिए, भारत का स्टैंड क्लियर रहा है डे वन से कि रशिया इज माय फ्रेंड, वी हैव डन द ट्रेड एंड दे आर ट्रस्टेड एंड वी विल नॉट चेंज द स्टैंड। वह आज भी वैसा ही स्टैंड है। दूसरे पक्ष में आप अमेरिका को देखिए, ट्रंप जिनपिंग से भी मिला, यूक्रेन में भी गया, रशिया में भी गया, इधर स्कॉटलैंड में भी आया, 2 हफ्ते बाद में अमेरिका में भी जा रहा है। तो उसका जो स्टैंड जो है वह मोमेंटरली चेंज हो रहा है। यह चीज ऐसा दिखा रहा है जैसे लग रहा है कि ट्रंप को एक इंटरनेशनल रिलेशन जो अमेरिका की हमेशा एक टॉप पॉलिसी रही है उसको समझ में नहीं आ रही कि कब क्या करना है। दूसरी चीज, भारत और यूएस का संबंध
20 सालों में 2 दशक में आप बिल क्लिंटन के दौर से लेकर, जॉर्ज बुश की बात नहीं करते हैं, बिल क्लिंटन से दौर से लेकर आप आखिरी तक देख लीजिए कि जब अम, डिप्लोमेट्स वगैरह जो थे, वो पार्टी जो थी, वो सारे के सारे जो थे, वो 2 दशक का जो था बिल क्लिंटन के दौर से लेकर अभी तक का काफ़ी स्टेबल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जहाँ पूरी दुनिया में इस चीज़ को माना, जो फैक्ट जो था, माना कि पाकिस्तान एक टेररिज्म हार्बरिंग कंट्री है, जिसने पाकिस्तान ने खुद अमेरिका को अटैक करने में मदद दी थी, जहाँ पे उसका जो 9/11 हुआ था, उसका पूरा हार्बरिंग कंट्री वह पाकिस्तान में ही था। तो वह एक क्लियर नैरेटिव बना हुआ था। लेकिन अब अमेरिका के, अब आप ये देखिए, भारत के स्टैंड बिल्कुल क्लियर क्लियर है कि वी विल डू द ट्रेड विद रशिया, इंडिया कम्स फर्स्ट। इंडियन ऑयल, इंडिया काहे को दूसरी जगह से जाएगा तेल खरीदने, जब भारत से और रशिया हमेशा साथ दिया हुआ है। लेकिन अब अमेरिका को देखिए, पहले पाकिस्तान को जो वो हिट करते थे, पाकिस्तान में घुस के अबोटाबाद में उन्होंने उनको कैप्चर किया, वहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया कि वहां पे लादेन जो है वो हार्बरिंग कंट्री था। उसको, आप उसको देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका अभी एड दे रहा है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान खुद रूस से, रशिया से देखिए, 1.2 बिलियन डॉलर का यूरेनियम खरीदा है। वियतनाम पे बस 20% और यूरोपियन यूनियन में 15% टैक्स लगा रहा है, जो ये स्ट्रेटेजिकली दिखाता है कि यूएस और ट्रम्प जो है इंडिया को टारगेट करना चाहते हैं, इसलिए कि इंडिया का जो डोमेस्टिक ग्रोथ जो है, जैसे मैंने पहले ही बोला, आप दुनिया में कितना बात कर लीजिए, जब आपका डोमेस्टिक या जो घरेलू आंतरिक अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी, दुनिया आपको अटैक करेंगे। जीएसटी का वैसा ही प्रभाव है कि जो अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक टारगेटिंग कर रहा है इंडिया को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। हाँ, थोड़ी बहुत ट्रेड इश्यूज हुई हैं, इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है। जो भारत के जो बाहर जो इन्वेस्टर्स जो है, उनमें थोड़ा सा शक हुआ है कि वो सेफ होगा कि नहीं होगा। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट ऐसा ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म में इंडिया को फायदा है। अमेरिका बिल एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि जिस दो 20 सालों में अमेरिका का जो स्टैंड जो था टेररिज्म के अगेंस्ट में, आज सारे कंट्री यही पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन आर यू अमेरिका में गोइंग। भी तो बढ़ेगा ध्रुव जी। एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका, क्योंकि यहाँ से अगर आप टैक्स लगाएंगे तो अभी क्योंकि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अमेरिका यहाँ से खरीद रहा है, इंडिया से ही खरीद रहा है, बहुत भारी मात्रा में खरीद रहा है। जैसे यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं कि यूक्रेन वॉर में जो है, रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आप इस तरीके का स्टैंस रखते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर को इंडिया फ्यूल कर रहा है रशिया से ऑयल परचेज करके, तो रशिया जो यूक्रेन है वो इंडिया के ऑयल का सबसे बड़ा बायर बन रहा है। इंडिया से जो रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड प्रोडक्ट हैं, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो खरीद रहा है। अमेरिका पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहा है। जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो दवाइयाँ हैं वो भारत से अमेरिका जा रही हैं, और उसमें जो टैरिफ है वो कम रखा है। यानी जो अपने फ़ायदे की चीज़ है उसमें टैरिफ कम रखा हुआ है। तो और अब जी, अब इसकी सारी सिचुएशन फायदे की ये है चीज़ पे कि टैरिफ, जी जी जी, अपने सारे फायदे की चीज़ में टैरिफ कम है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो एक जिससे इंडिया को प्रॉफिट हो रहा था, चाहे वो लाइफस्टाइल की चीज़ें हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही थी सस्ते दरों पे अमेरिका में, उन पे टैक्स लगा देना। इंडिया का जो एक ऐसा चीज़ जैसे कि आप डायमंड कट्स को लेकर के आप ये बोल लीजिए, क्लोथिंग हो गया, इस पे ये आप टैरिफ लगा दे रहे हैं। ऐसी चीज़ें जिससे एक डेली जो छोटे व्यापारी थे हमारे यहाँ के, उनको जो फ़र्क पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, उनको टारगेट करना इस तरीके से। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, डेड इकोनॉमी वाला स्टेटमेंट हो जाए, या एग्जैक्टली। फिर है ना, या फिर ऐसा हो जाए कि इंडिया एक टेबल पे बैठ करके माफ़ी मांगेगा, या फिर इंडिया में जो ब्राह्मण कास्टिज्म, एक मतलब कास्टिस्ट एक कमेंट आया था कि ब्राह्मण जो हैं जी जी। उनको सारा फ़ायदा मिल रहा है तेल बेचने का। तो ये इस तरीके का जो एक जो डुअल नेचर है, ये इस चीज़ को मैं इस बार बस जनता के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। इससे आप और दर्शन जी दोनों इस चीज़ का जवाब दीजिएगा एक एक करके, कि जो वहाँ की जनता है, चाहे वो एनआरआईज हों जो कि इंडिया से गए हैं, या फिर जो वहाँ के जो नेटिव जो रहवासी हैं वो हों, ये जो कम्युनिटी है, ये किस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट और ऐसे स्टैंड को देखती है, जिन्हें थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। अब देखिए, अब इसको जो है हम ऐसे समझते हैं, अमेरिका में करीब 5.5 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जो करीब 55 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अफ्रीकन हैं, लैटिन अमेरिकन हैं, यूरोपियन यूनियन के जो है दूसरे देश के भी लोग रहते हैं। इस टैरिफ वार का जो सिचुएशन जो है, जो आपने बिल्कुल सही बताया कि टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट पर
डायरेक्टली सीधा असर पड़ा। मतलब वहाँ का जो इन्फ्लेशन है, इन सारे प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स, इंजीनियरिंग गुड्स जो वहाँ पे मिलती है, टैरिफ ज़्यादा हो गया। इसका सिंपल सा है कि उनकी प्राइसेस अप हो गई हैं। इन्फ्लेशन ऑलरेडी अप हो गया है। अमेरिका की जो डेब्ट जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है कि जो चीज़ पहले मिलते थे उसको काहे क्यों आप एक्स्ट्रा रुपया पे करेंगे? इसलिए क्योंकि वह पनिश करना चाहता है इंडिया को। इंडिया से रिलेशन अमेरिका में रहने वाले चाहे हर टेक कंपनी को आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखिए, उसका डायरेक्ट रिलेशन रहा है। और अमेरिका बोलता है कि ये ट्रेड डेफिसिट था। वो ट्रेड डेफिसिट नहीं है वो। वो ट्रेड डेफिसिट नहीं, वो इंडिया अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है एज़ एन अल्टरनेटिव नेक्स्ट टू चाइना। अब सिचुएशन यही है होता है ना, जब चाइना अमेरिका को अब सूट नहीं कर रहा है, इंडिया काफ़ी फ्रेंड पार्टनर था। अब इंडिया लग रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रहा है, तो इंडिया को हम पनिश करें, टारगेट करें। तो अमेरिका खुद इसके असमंजस में पड़ा हुआ कि वो क्या कर रहा है। ट्रम्प इज़ रियली लूजिंग हिज माइंड। और इसमें ब्राह्मणिज़्म का क्या चक्कर आता है। हर हर कंट्री की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हियर इन स्कॉटलैंड इन पॉलिटिक्स। I won't expect any other come and tell me what the politics I should run in Scotland. इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, वो इंडिया के डोमेस्टिक, वो अपनी संप्रभुता है वो, उसकी अपनी सोवरेनिटी है। वो अमेरिकन कोई आदमी क्यों बोले कि वो ब्राह्मण को फ़ायदा हो या किसी दूसरे को फ़ायदा हो, इसका डायरेक्ट इंटरवेंशन ये है कि वहाँ के जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरवीन करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ये। ये डायरेक्टली इंडिया की डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करना और उसमें इंटरवीन करना, उनका स्टेटमेंट है जो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। अब बाद में आते हैं कि वहाँ के लोग जो है, डेमोक्रेसी अमेरिका की है, आप देखिए ट्रंप के अगेंस्ट में जितने प्रोटेस्ट अभी हुए हैं, यहाँ तक कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कोर्ट ने भी अमेरिका के टैरिफ को बोला कि ये इलीगल है। अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और आगे जो है उसे खुद को ही उससे तुही होगी। अब सिचुएशन यह है कि पॉलिटिकल एरिना में वर्ल्ड के, यस, यह बात सही है कि अमेरिका सुपर पावर है। वह अभी डिक्टेटिंग टर्म्स में है। लेकिन इंडिया की जो एक ग्रोइंग पावर जो है, जो खासकर आप बिल्कुल 2-3 शब्द बोला है, जो क्वाड है, ब्रिक्स है और ग्लोबल साउथ, ये 3 है। क्वाड, QUAD, जहाँ पे भारत जो है वह एक जूनियर पार्टनर नहीं है क्वाड में। भारत एक आपका इक्वल पार्टनर है, हेड टू हेड एंड शोल्डर टू शोल्डर। ब्रिक्स का देखिए, रशिया और ब्रिक्स का रूस इसको रशिया और इंडिया का जो संबंध है, वह ब्रिक्स में इंडिया को सबसे पावरफुल बनाता है। लोकल करेंसी और ट्रेड जो है वो जोर पकड़ रही है। साउथ की हम बात करें, ग्लोबल साउथ, जो साउथ एशिया की बात करते हैं, तो उस पूरे ग्लोबल साउथ में 3 ही कंट्री आप देखिए, रशिया, चाइना और इंडिया। रशिया और इंडिया जो है एक कंट्री है, वो हमेशा साथ में है। तो यह एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काफी मजबूत हो रही है। अब इसी चीज को तो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि इंडिया का स्टैंड एक क्लियर है। वो डोमेस्टिक मार्केट अपना जीएसटी रिफॉर्म से काफी ओपन हुआ है, जिससे जितने भी एनआरआई, चाहे वो ब्रिटेन में रहे, यूरोप में रहे या एनआरआई या अमेरिका में रहे, वो अब टूरिज्म से इम्पोर्टेड होगा। क्योंकि टूरिज्म में आप देखिए कि टूरिज्म मार्केट का स्टॉक एक्सचेंज देखिए कितना हाई हो गया है। क्योंकि जो जो जीएसटी थी होटल्स वगैरह पे वो कम हो गई है, तो लोग वहां पर ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे। दूसरा चीज यह है कि जो रेमिटेंस जो है, जो आपने बिल्कुल सही बोला कि जो बाहर एनआरआई चाहे अमेरिका या ब्रिटेन या दुबई या कहीं भी रहे, तो उससे रेमिटेंस तो भेजेंगे, तो इंडिया में जो लोग, जो फैमिली हमारी जो रिसीव करती है, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बोले, क्रय विक्रय की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। इंश्योरेंस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें ऑलरेडी आप देखिएगा इंश्योरेंस सेक्टर अब जीरो जीरो स्लैब पे आ गया है। मतलब यदि मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया में कराना चाहूँ, तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदे का है वो। तो इसका प्रभाव यह पड़ा कि HDFC लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, इसका स्टॉक मार्केट में काफी जंप हुआ है, जो बहुत बड़ा इसमें उछाल आया हुआ है। तो यह तो डोमेस्टिक मार्केट जो है और लोगों के लिए आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत है। अमेरिका या दूसरी कंट्री जो है इंडिया का पार्टनर बनने की अपॉर्चुनिटी है, उनके पास में अब ये क्षमता नहीं बिल्कुल है बिल्कुल कि दर्शन, इंडिया दर्शन के जी अगेंस्ट आप, जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल अब जरा दर्शन जी से इसे यही स्टेटमेंट इसी चीज़ पे लेंगे कि अगर एक सेंटिमेंट बन रहा है, एक इंडिया को एज अ विलन, लगातार रशिया यूक्रेन वॉर में इंडिया को एज अ विलन बार बार पोर्ट्रे किया गया, एक सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की गई आम जनता के बीच में भी, न्यूज़ चैनल्स ने भी इस तरीके से कवरेज किया वहाँ पे।
वेस्ट में जितने भी बड़े न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस तरीके से ही कवरेज किया कि इंडिया ही रशिया यूक्रेन के वॉर को फ्यूल कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि अमेरिका लगातार रशिया से जो है कि प्रोडक्ट्स ले रहा है, परचेज़ कर रहा है, ऑयल ले रहा है। यूरोप में कई देश हैं जो कि लगातार रशिया से जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ कर रहे हैं, गैस ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो एक डुअल बिहेवियर है, दोहरा चरित्र जिसको बोलते हैं हम लोग, इस तरीके का जो देखने को मिल रहा है, इससे जो इंडिया के लिए जो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है बीते 2-3 साल के अंदर, उससे कितना प्रभाव पड़ा है वहाँ की जो आम जनता है उनके बीच में, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में, कितना कितना इम्पैक्ट पड़ा है, एक बार दर्शन जी। देखो, शुरू में जैसे ये हुआ, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो जब शुरू में आता है तो कोई बीमारी की तरह, तो वो डेंजर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। हम खुद भी सोचने लगे थे कि क्या होगा एकदम। पर उसका जो भी रिएक्शन अब आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, जैसे जैसे कैसे हमने हैंडल किया, हमारे इंडिया ने, हमारे फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से मोदी जी ने और हमारे जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने हैंडल किया। अब ये हो रहा है कि वो कहते हैं कुब्बे के किसी ने लात मार दी, कुब्ब उसका सीधा हो गया। कभी भारत ने सोचा ही नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट ऐसे अनप्रोफेशनल वे हैंडल करेगा सिचुएशन, पर उससे इंडिया के लिए बेटर हुआ है। अब अमेरिकन जो पब्लिक है वो भी उसके अगेंस्ट हो गई है, अमेरिकन जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी अगेंस्ट हो गई है, क्योंकि रशिया के साथ हमारे जैसे उसने थ्रेट पहले शुरुआत किया था, उसने ये मिडिल ईस्ट से कुछ कंट्रियों से, और उसके बाद बढ़ता बढ़ता गया तो उसने चल के कनाडा को भी ऐसे ट्रीट किया, कनाडा को भी उसने धमका दिया। हालांकि उसका वहां तो उनके पास तो बॉर्डर सिक्योरिटी भी है, उनके लगाई हो तो ऊपर है बॉर्डर भी उनका आने जाने का, उसने अपने ही घर में शुरू कर दिया। उससे ये होता है कि इंडिया एक बड़ा समझदार कंट्री वर्ल्ड में प्रूव हुआ है, जिससे अपना बिजनेस तो बढ़ ही रहा है। और अमेरिकन लोग ट्रंप जगह के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। तो रशिया के बारे में जो उसने बोला, वो भी अमेरिकन भी ये फील करते हैं कि रशिया तो इंडिया का दोस्त पहले से है, और इंडिया का कभी रिलेशन रशिया से खराब हो ही नहीं आज तक, और लेन देन चलता है, और खुद रशिया के साथ अमेरिका बिजनेस करता है। और इंडिया को जिस ढंग से उसने अप्रोच किया, बुली किया 25%, 50%, ही कुड अंडरस्टैंड इंडियाज पावर। और जो इंडिया ने पावर अपना बड़ा पोलाइट और डिप्लोमेटिक वे से शो किया है, उससे हमारा इज्जत शान इंडिया का बहुत बड़ा है, जिससे हमें हमारी इकोनॉमी बेटर हुई है। आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका, जैसे ट्रंप कहता है मोदी जी मेरे को माफी मांगेगा, ये कहेगा, ये बड़ी अनफेयर घटिया बातें हैं। एक इतने बड़े कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे नरेंद्र जी भाई मोदी को ऐसा कहना, उसके खुद के लिए शर्म की बात है। उसको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया से बात कर रहा है। एक इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, पावर है, थर्ड पावर वर्ल्ड की है, और उससे वो बात कर रहा है। दरअसल हमको यूक्रेन का प्रेसिडेंट नहीं है जिसको उन्होंने जो किया वहाँ, वो भी बड़ा प्रोफेशनल किया। और इसलिए हमारे इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ है। आने वाले टाइम में हमारे भारतीय जो बाहर भी बैठे हैं एनआरआईज, और इंडिया भी देखेगा कि हमारा बिजनेस तो अभी तो थोड़ा सेटबैक हुआ है, नो डाउट, एकदम चेंजाजी होने से बहुत हुआ है, हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इफेक्ट हुआ है। पर हम अमेरिका के साथ तो पहले ही ज्यादा हमारा नहीं था, 21% के करीब हम करते थे एक्सपोर्ट, बाकी तो हम पहले दूसरे कंट्रियों से ज्यादा कर रहे थे। आने वाले टाइम में अमेरिका के साथ बढ़ेगा, क्योंकि विद इन द अमेरिका उनके जो गवर्नमेंट अपनी है, उन्होंने इतना प्रेशर डाला है ट्रंप के ऊपर, ही हैव टू विड्रॉ एवरीथिंग, और अपॉलॉजी उसको करना पड़ेगा इंडिया से। जो कहता था मोदी अपॉलॉजी करे, आने वाले समय में उनका इकोनॉमी इतना खराब हो जाएगा। ये जो जी आने वाले समय में ये जो फोर्स्ड जो टैरिफ हैं, इनमें कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जैसा आपने बताया। एक स्टेटमेंट को लेकर के भी आपसे बात करेंगे, जैसे ध्रुव जी से मैंने पूछा कि अगर ये जो स्टेटमेंट आता है डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरफ से, वाइट हाउस से, कि जो इंडिया की एक कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर कास्ट है, ब्राह्मण कास्ट है, उसको बेनिफिट हो रहा है, ये इस तरीके के जो स्टेटमेंट हैं, ये किस तरीके से, मतलब ये क्यों इस तरीके की चीज़ें होती हैं? आप क्योंकि आप खुद यूके में रहते हैं, आपने वहाँ पे मेयर का इलेक्शन लड़ा है, आप एक तरह से अगर थोड़ा देसी भाषा में बोला जाए तो आप अंग्रेज़ों के बीच में रहते हैं, और ये वही अंग्रेज़ हैं जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का एक फार्मूला निकाला था, और आज भी वेस्ट का जो सोच है वो डिवाइड एंड रूल की तरफ देखने को मतलब मिलता है।
तो आप जो है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन भी हैं, आप इस चीज़ पे बहुत बेहतर तरीके से अपना स्टेटमेंट और वो पूरी बात को बड़ी आसान भाषा में समझा पाएंगे। दर्शन जी, आप बताएं। देखो, जो इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड को हम अमेरिका के साथ या अमेरिकन गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। इंग्लैंड का बहुत अच्छा एंड सिविलाइज कंट्री है। यहाँ के इंग्लिश लोग भी जो हैं, उनके ऊपर भी उनकी फीलिंग भी ये हुई है कि ट्रंप ने, बेशक इनकी मित्रता है, अमेरिका की और इंडिया इंग्लैंड की मित्रता है, पर उसका जो बिहेवियर है ट्रंप का, उसके ऊपर इंग्लैंड के हमारे मेंबर पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स या जनरल पब्लिक इंग्लिश लोग खुश नहीं है। ये भी देख रहे हैं कि इंडिया, क्योंकि हमारा जितना वर्कफोर्स यहाँ, जितना प्रोफेशनल लोग इधर आता है, काम करता है, ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि क्राइम करते हैं यहाँ आकर के। हमारे लोग बड़े पीसफुल और सभ्यता वाले लोग हैं, जिनको हमें अभी आने पिछले थोड़े सालों में अमेरिका ने, इंग्लैंड ने और यूरोपियन लोगों ने ये डिफरेंस भी देख लिया है कि ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, क्योंकि क्राइम रेट जो है इंडियन लोगों का बहुत लो है, किसी बहुत कम से कम का क्राइम रेट है। ये बाकी जो कंट्री, यूरोपियन कंट्री, जब यूरोप आया था बहुत बढ़ गया था इनका। अभी पाकिस्तान का तो कंटिन्यू ही रहता है, उनका तो एक ही मिशन है, इनसे पैसा लो अमेरिका से और टेररिज्म को बढ़ाओ। अभी तो उनको सबक मिलने वाला है अमेरिका को इस चीज़ के ऊपर, जैसे पहले मिला था 7/11 में, जैसे गुरु जी ने कहा। तो अमेरिका को तो अभी बहुत जल्द ट्रंप को रिमूव कर देना चाहिए। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज नहीं करेगा कि ही मे बी ए गुड बिजनेसमैन, बट ही इज नॉट, ही इज ए फेलियर पॉलिटिशियन। जो उसने इंटरनेशनल, इसीलिए उनको बोला जाता है कि ही इज नॉट द प्रेसिडेंट बट द CEO ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं कि वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन ही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है जो एक आया था कि जो ज़्यादातर ये पेट्रोल बेचने से जो पैसा आ रहा है, जो रशिया का जो तेल आ रहा है, इससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है वो ब्राह्मण्स को हो रहा है। ये पर्टिकुलर कास्ट को लेकर के जो रिमार्क आ रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे एग्जैक्टली? देखो, मैं सिख कम्युनिटी से आता हूँ, पंजाब से हूँ, और मैं दिल्ली में भी रहा, मैं पुलिस अफसर भी रहा हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के साथ। यहाँ आकर के मेयर हूँ पिछले 25-30 साल से पॉलिटिक्स में। मेरे बच्चे भी पॉलिटिक्स में हैं, मेरा बेटा भी पार्लियामेंट्री पैनल पे सिलेक्ट हुआ, बिटिया भी है, और दे हाईली क्वालिफाइड आल्सो है गुरु की तरह। मैं जो देखता हूँ, इन जो बातें हैं, इनसे कोई इंडिया के ऊपर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। ये किसी पर्टिकुलर, हमारा जो इंडिया है, यहाँ सभी, मैं जब इंडिया में रहता था, मैं भारत की टीम में खेलता था, मैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, मैं सारे पूरे किसी भी सभी स्टेटों में गया हूँ। हमारे कई भाषा अलग अलग है, हमारा कल्चर अलग अलग है, पर जब जहाँ बात आती है तिरंगे की, भारत की, तो हम सब एक हैं। और ये ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी है इंडिया के अंदर। ये ट्रंप की ऐसी अनप्रोफेशनल बातें करने से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी कोई यहाँ पर पीस खराब नहीं होती। जो सिख कम्युनिटी के अंदर कुछ परसेंट लोगों को उसने चलाने की कोशिश की, जैसे पाकिस्तान में अब जाके उसका जनरल को बुलाया, ये बहुत उसका एक अनप्रोफेशनल बचपना कहते हैं जिसको, बचकाना तरीका है। ही इज ए फेलियर पॉलिटिशियन, जिस वजह से वो हैंडल करता है, जो बिहेव करता है। और अमेरिका के अंदर जो लोग बैठे हैं, इवन के अमेरिकन सिटीजन, उनको भी इस बात का बहुत कष्ट हुआ है। वो भी कहते हैं कि ही डन ए रॉन्ग थिंग, ही इज डूइंग रॉन्ग थिंग। चलो, बॉर्डर कंट्रोल करना ठीक है, कुछ बातें उसने ठीक भी की, शुरू में लोग खुश थे, पर उसके साथ साथ उसने जो ये इंडिया के साथ जो कर लिया, इससे उसने पूरा ही अपना सारा कुछ स्पॉइल कर लिया। बेटर ही गो, ही लीव हिमसेल्फ, ही नीड टू गेट ए मेंटल ट्रीटमेंट और हेल्थ चेक हिमसेल्फ, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतना प्रभाव उसका बुरा पड़ गया है। वहां पर अमेरिकन लोग कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। अब हमारे इंडिया के नहीं पड़ेगा। इंडिया की इकोनॉमी तो, हमारी तो इकोनॉमी बेटर होगी, बढ़ेगी। अब देखो ना, वो थ्रेट करता है कि रशिया से ऑयल क्यों लेते हैं, खुद रशिया के साथ व्यापार कर रहा है, वो इंडिया को बता रहा है वो हम कोई ऐसा कंट्री नहीं है, हम पीस लविंग कंट्री जरूर है, पर ये नहीं कि हमें कोई थ्रेट करे। हमारे मोदी जी ने बता दिया है उसको कि बड़े डिप्लोमेटिक और बड़े पीसफुल तरीके से वो मोदी को फोन भी करेगा, फोन भी नहीं उठाएंगे उसका, हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी बात नहीं करेगा अंटिल ही विल रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट। जी जी बिल्कुल। अभी हाल ही में प्रत्यक्ष जी, इसको जो है प्रत्यक्ष जी, इस पे मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। इसको आप बिल्कुल सरल तरीके से देखिए। अमेरिका भारत के आर्थिक और आंतरिक आर्थिक सिचुएशन पे इम्पैक्ट करना चाहा, उसका प्रभाव इंडिया पे नहीं पड़ा, अमेरिका के डोमेस्टिक मार्केट में पड़ा। इंडिया का ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ 7.8%,
जीएसटी रिफॉर्म से आप देखिएगा जो 3 माही जो होता है क्वार्टरली ग्रोथ वो और ज़्यादा होगा, इंटरनल मार्केट ग्रोथ होगा। इंडिया को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, रशिया आज भी वहीं स्टैंड कर रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए थू-थू हुई है। जब यह काम नहीं हुआ, तो दूसरा बोलते हैं ना कि जब आप किसी कंट्री को आर्थिक रूप से प्रभाव नहीं कर पाते हैं, तो उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुसिए। ये पूरी वर्ल्ड वाइड है, सब कोई जानते हैं कि इंडिया की पॉलिटिक्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स और वह कास्टिज़्म बेस्ड है। जो हर हर कंट्री की है लेकिन इंडिया की भी है। अब अपकमिंग चुनाव आ रहे हैं बिहार में, यूपी में, वेस्ट बंगाल में और सारे चुनाव आ रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत की एक स्थिर सरकार को बनाने के लिए। अमेरिका को एग्ज़ैक्टली पता है। अब इस टाइम पे एक कास्टिज़्म को बढ़ावा देने का मतलब यह है कि जो अपोनेंट पार्टी है उसको एक ऑक्सीजन देना, कि जो दूसरी जो विरोधी पार्टियाँ हैं, जो विपक्ष पार्टियाँ हैं, उनको एक ऑक्सीजन देना और एक भारत के आंतरिक मामलों में इंटरफियर करना जो अनएक्सेप्टेबल है, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। ये होना नहीं चाहिए और इसका सिंपली सा राजनीतिक और सार्वजनिक प्रतिक्रिया यह है कि दे आर ऑल सेइंग अमेरिका शुड नॉट इंटरफेयर इन एनी sovereign country. They do not have a right and no one will give even a damn to them because they will be losing it out. अब इससे इसका विपक्ष में देखिए, इससे भारत में जो भारत की अपनी जो संप्रभुता और जो भारत का जो अपना सम्मान है, जो अपनी राष्ट्रीय भावना है, वह और मजबूत होगी कि हम किसी दूसरे कंट्री को क्यों हम अपने आंतरिक मामले में अलाउ करें। यदि विपक्ष अमेरिका को कोट करता है इस चीज को, तो विपक्ष की वह बहुत बड़ी कमी होगी वह, कि दूसरे कंट्री को इंटरफेरेंस को बढ़ावा देना। तो आंतरिक सुधार पर प्रकाश डालना, वह आंतरिक और देश की क्षमता को मजबूत करता है, न कि बाहर के इंटरफेरेंस को। अब इस पे जो है देखिए अमेरिका की कहीं नहीं चल रही है ना। अमेरिका यदि चाहता तो क्या यूक्रेन में रशिया के साथ में वार कर को समाप्त करता? नहीं हुआ। चाइना के साथ में ट्रेड वार किया, खुद ही बैक ट्रैक हुआ। इंडिया के साथ में कर रहा है, वो खुद ही बैक ट्रैक होगा। सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में अमेरिका में खुद को अपनी थू-थू हो रही है। तो क्या ऑप्शन मिला कि चलो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और इंडिया के पॉलिटिक्स में घुसते हैं। वह इंडिया की हर जनता इसको रिजेक्ट करेगी, विरोधी पार्टियाँ भी यदि सेंसिबल होगी तो उसको कहेगी भाई इसका हम चुनाव में कोई आंतरिक मुद्दा नहीं बनाएँगे। चाहे ब्राह्मणिज़्म का हो या दलित का हो या कुछ हो या हमारी अपनी क्षमता है, उनकी खुद की तो प्रॉब्लम है हज़ारों। भारत तो नहीं जाता है वहाँ पे जाने के लिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की वार कराने में। तो कुल मिला के इसी के साथ जैसे दर्शन जी ने बोला कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बारे में जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो क्रिएट हो रही है या फिर ऑलमोस्ट क्रिएट हो गई है कि ही इज़ अ फेल्ड पॉलिटिशियन। और जैसा आपने बोला कि अमेरिका को ही बैकफुट पे जाना पड़ेगा क्योंकि इंडिया ने एक अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। इंडिया जो है वो एक बैलेंस बना करके चल रहा है और ये बैलेंस इंडिया की स्वतंत्रता को बताता है, इंडिया के पावर को बताता है कि वो किसी प्रेशर के सामने झुकने वाला देश नहीं है। तो ध्रुव जी और दर्शन जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस चर्चा को करते रहेंगे। दर्शक अपने विवेक से इस पूरे चर्चा को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा थीमा ज़्यादा मजबूत लगता है। इंडिया के स्टांस पे आप इंडिया का जो स्टांस है नॉन अलाइनमेंट का, ये किस तरीके से ये स्टांस दिखाई देता है जब इंडिया की तरफ से ये फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से ये बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि हम किसी पक्ष में नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। जाहिर सी बात है इंडिया अपनी खुद की जो संप्रभुता है, जो अपनी खुद की जो डेमोक्रेसी है, इसको चुनने के लिए, इसकी पॉलिसी बनाने के लिए, अपने जनता के लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है और यही स्वतंत्रता हमारे पुरखों ने बहुत पहले लड़के हासिल की है। 1947 में से हमारा देश आज़ाद है और तब से किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर और दबाव के कारण अगर हमें कोई फ़ैसला लेना पड़ रहा है या फिर अगर हमें कोई फ़ैसला करना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है ये लोकतंत्र और स्वतंत्रता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। तो ध्रुव जी और दर्शन जी एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि और आप किस टॉपिक पे इस तरीके से डिस्कशन देखना चाहेंगे, इस तरीके से इनसाइट्स आप देखना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे। बने रहिए विस्तार डिजिटल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।